हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप सबों के बीच एक बार पुनः एक नए हिस्ट्री लेक्चर में उपस्थित हुआ हूं। आप सबों का लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस चैनल पर जोरदार स्वागत है। आज हम बीए सेमेस्टर 4 के CC9, जैसा कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, फाइनल एग्ज़ाम, उसको हम देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक नया प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। वह है शेरशाह सूरी की भूराज्य व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मुग़ल साम्राज्य 1526 से शुरू हुआ था और मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। मुग़ल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य समाप्त हुआ। और भारत का जो अंतिम मुग़ल सम्राट था वह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र 1837 से 1857 था। लेकिन जब हम बात करते हैं हुमायूं की, तो हुमायूं कन्नौज के युद्ध में पराजित हुआ और सिंध चला जाता है और वहीं वह निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगता है। तो हुमायूं यहाँ से जब चला गया तो भारत का सत्ता भारत की सत्ता थी, या जो दिल्ली की सत्ता थी, वह शेरशाह सूरी के केंद्र में थी और दूसरी अफगान सत्ता की स्थापना हुई जो शेरशाह सूरी के द्वारा की गई। तो शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम था वह फरीद था और जन्म इसका हुआ था वजवाड़ा, होशियारपुर जिला, भारत में जन्मा पठान था। इसका शासनकाल 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक चला। मृत्यु 25 मई 1545 ईस्वी। समाधि सासाराम में है, बिहार में। प्रारंभिक जीवन। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया। बाबर ने इसे पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। 1537 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश की स्थापना की। शेरशाह ने 1539 ईस्वी में क्रमशः चौसा व कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया और संपूर्ण उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। शेरशाह अकबर के अग्रगामी के रूप में बाबर ने जिस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित की थी, उसका अंत तो हुमायूं के साथ ही हो गया। अकबर ने जिस अखंड भारत का निर्माण किया था, उसकी नींव तो शेरशाह के द्वारा रखी गई। इसलिए इतिहासकारों ने शेरशाह को अकबर का अग्रगामी बताया है अथवा पथ प्रदर्शक कहा है। शेरशाह द्वारा विशाल साम्राज्य में जो व्यवस्थाएं की गई थी वो इस प्रकार से है। पहला में केंद्रीय शासन, दूसरा में प्रांतीय शासन, तीसरा में सैन्य संगठन, चौथा में भू राजस्व व्यवस्था, पांचवा में मुद्रा प्रणाली, छठा में जनहित के कार्य, सातवां में न्याय व्यवस्था, आठवां में राजस्व व्यवस्था, नौवां में धार्मिक नीति, 10वां में पुलिस व्यवस्था और 11वां में गुप्तचर व्यवस्था। केंद्रीय शासन। तो सम्राट शेरशाह अपने साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। शासन की संपूर्ण शक्ति शेरशाह के हाथों में केंद्रित थी। केंद्रीय विभाग तथा मंत्री। शासन को संचालित करने के लिए सम्राट के अधीन केंद्रीय मंत्री होते थे जो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। दीवान-ए-वजारत, इस विभाग का मंत्री वजीर वित्त विभाग व राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। दीवान-ए-आरिज, इस विभाग का मंत्री आरिज-ए-मुमालिक कहलाता था। यह सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। तो दीवान-ए-आरिज जो था ना, वो सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। दीवान-ए-रसालत, यह विदेश विभाग का मंत्री था। दीवान-ए-इंशा, इस विभाग के मंत्री का कार्य शाही घोषणाओं को लिखना व प्रसारित करना था। इस प्रकार से शेरशाह ने केंद्रीय शासन को स्थापित किया था। दूसरा है प्रांतीय प्रशासन। शेरशाह के शासन की सबसे छोटी इकाई सरकार थी। उसके साम्राज्य में सरकारी 66 प्रकार थी। सरकारों के प्रबंध के लिए प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए गए, जिसमें प्रमुख सिकदार
मुसीफ और सरकार को कई प्रगणों में बांटा गया। प्रगणों के प्रमुख अधिकारी को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से इस प्रकार से है सिकदार, मुंसिफ, खंजाची, लिपिक। प्रत्येक प्रगणों को कई गांवों में विभाजित किया गया। प्रत्येक गांव में मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार होते थे जो गांवों का शासन प्रबंध का कार्य करते थे। शेर शाह का सैनिक सुधार। शेर शाह का सैनिक सुधार पहला है सैनिक सेना की संख्या और संगठन। दूसरा सैनिकों की भर्ती। तीसरा है वेतन व पदोन्नति। तीसरा में है दाग व हुलिया प्रणाली। तो हम देख रहे हैं शेर शाह ने जो सैनिक सुधार किए थे और किस प्रकार से उसने सैनिक को मजबूत बनाने के लिए, सैनिक व्यवस्था को एक ढांचा देने के लिए किस प्रकार की उसमें सुधार किए थे। तो सेना की संख्या और संगठन, दूसरा सैनिकों की भर्ती, तीसरा वेतन व पदोन्नति, चौथा में दाग व हुलिया प्रणाली, पांचवा में कठोर अनुशासन, छठा में सेना का विभाजन। तो पहला में सेना की संख्या और संगठन। तो शेर शाह के पास एक विशाल सेना थी जिसके 4 अंग थे, घुड़सवार, पैदल, हाथी, तोपखाना। ये सब जो क्वेश्चन है वह 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि शेर शाह के पास एक विशाल सेना थी जिसके 4 अंग थे, वो कौन कौन से थे। तो घुड़सवार थे, पैदल भी था, हाथी भी था और तोपखाना। शेर शाह की स्थायी सेना की संख्या 1,50,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल, 500 हाथी व कई तोपें थी। दूसरा सैनिकों की भर्ती। शेर शाह स्वयं सेना में बड़ी रुचि रखता था, इसलिए भर्ती भी स्वयं करता था। वह योग्यता के अनुसार वेतन निर्धारित करता था। केंद्रीय सैनिकों की भर्ती भी वह स्वयं करता था। तीसरा वेतन व पदोन्नति। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। उच्च सेनापतियों को व अधिकारियों को जागीरें दी जाती थी। सैनिकों को पदोन्नति उनकी योग्यता के अनुसार पर दी जाती थी। चौथा दाग व हुलिया प्रणाली। पूछा जाता है कि दाग व हुलिया प्रणाली की व्यवस्था की स्थापना किसने की थी। तो शेर शाह। तो ये देखते हैं, ये सब पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होगा, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है वह 15 मार्क्स का आता है, ठीक है, और जो मल्टीपल चॉइस में रहता है वह 1 मार्क्स रहता है। तो दाग व हुलिया प्रणाली। शेर शाह ने बेईमानी व भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य रोकने हेतु घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रथा प्रारंभ की। सरकारी घोड़ों पर दाग लगाने का उद्देश्य यह था ताकि सैनिक अच्छे किस्म के घोड़े बेचकर उनके स्थान पर घटिया किस्म के घोड़े को सेना में डाले। इस भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से शेर शाह ने घोड़ों को दागने व सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रथा प्रारंभ की थी। पांचवा में कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन। शेर शाह ने कठोर अनुशासन के लिए अनेक विभागों की स्थापना की। सेना के नियम बड़े कठोर थे तथा नियमों के उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। छठा सेना का विभाजन। सेना को कई भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग को योग्य सेनापति के अधीन कर दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि शेर शाह ने जागीर प्रथा कर दी थी। उसके स्थान पर सैनिक व्यवस्था में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं प्रारंभ की। चौथा भू राजस्व व्यवस्था। पहला में है भूमि की पैमाइश। दूसरा में है, तो भू राजस्व व्यवस्था में उसने क्या क्या सुधार किए थे। तो भूमि की पैमाइश। दूसरा में भूमि कर का निर्धारण। तीसरा में भूमि कर निर्धारण की प्रणाली। चौथा में पट्टा तथा कबूलियत। चौथा में पट्टा व कबूलियत है ना। उसके बाद छठा में किसानों की भलाई के लिए बनाए गए नियम और सातवां में अन्य कर। तो पहला भूमि की पैमाइश। शेर शाह ने भूमि की पैमाइश करवाई तथा उसका रिकॉर्ड रखवाया। पैमाइश के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया जो 39 अंगुल लंबी थी। भूमि की इकाई बीघा मानी जाती थी। भूमि को उपज के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, उच्च, मध्यम और निम्न। दूसरा भूमि कर का निर्धारण। तीनों श्रेणियों की औसत उपज निकालकर भूमि की उपज प्रति बीघा निकाल ली जाती थी। उपज का एक
1/3 भाग भूमि कर के रूप में निर्धारित किया गया। तो 1/3 कर के रूप में निर्धारित किया गया। किसानों को भूमि कर नगद या अनाज के रूप में देने की स्वतंत्रता दी थी, परंतु शेरशाह नगद वेतन को प्राथमिकता देता था। भूमि कर का निर्धारण, तीनों श्रेणियों की औसत उपज निकालकर भूमि की उपज प्रति बीघा निकाल ली जाती थी। 1/3 भूमि कर के रूप में निर्धारित किया गया। किसानों को भूमि नगद अनाज के रूप में देने की स्वतंत्रता थी, परंतु शेरशाह नगद वेतन को प्राथमिकता देता था। तीसरा, भूमि कर निर्धारित करने की प्रणालियाँ। पहला, जब्त प्रणाली। इस पद्धति के अनुसार सरकार तथा किसान के मध्य ठेका होता था, जिसमें प्रति बीघा की दर कुछ वर्षों के लिए निर्धारित कर दी जाती थी। नसक अथवा कनकुट प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार किसान व सरकारी कर्मचारी फसल काटने से पहले उपज का अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान के आधार पर सरकार भूमि कर निर्धारित किया जाता था। बटाई अथवा गल्ला बक्सी प्रणाली। इस प्रणाली में पकी हुई फसलों की 3 ढेरियाँ कर दी जाती थी, जिनमें से एक ढेरी सरकार व अन्य ढेरियाँ किसानों की होती थी। चौथा, पट्टा व कबूलियत। भूमि कर निर्धारित हो जाने पर किसानों को पट्टे दिए जाते थे। इन पट्टों में किसानों की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि कर तथा भूमि की स्थिति का उल्लेख होता था। इस पट्टे के बदले में किसानों को कबूलियतनामा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, अर्थात यह उसकी स्वीकृति का नमूना है जो कि पट्टे में वर्णित भूमि को भूमिगत रखने के लिए बाध्य होता था। तो इस प्रकार से हमने शेरशाह सूरी की भूराजस्व व्यवस्था का वर्णन किया। तो इस प्रकार से BA सेमेस्टर 4 वालों के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम है। तो ऐसी स्थिति में मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। मैं इसके अलावा मुग़ल काल का कुछ बेसिक वीडियो भी लाऊंगा क्योंकि मुग़ल काल एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मुग़ल काल का पूरा वर्णन है, जिसमें तमाम प्रकार के मुस्लिम सम्राट हुए और उनके उत्तराधिकारी कौन कौन से थे, किस प्रकार से मुग़ल काल भारत में एक कितने योग्य सम्राट हुए और किसने क्या भारत में योगदान दिया है। उसके अलावे किस प्रकार से भारत का मुग़ल काल चला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।